हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। और आज की जो क्लास है, बेसिकली ये क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है। और इस क्लास में मैं भारत में यूरोपीय कंपनीज का जो आगमन हुआ था उसके बारे में डिस्कस करूंगा, स्पेशली पुर्तगालीज के लिए, है ना। क्योंकि एक क्लास में तो सारी चीजें कवर नहीं हो पाती ना। और दूसरी बात यह है कि इस क्लास का मोटिव वनडे एग्जाम, इस क्लास का मोटिव स्टेट पीसीएस, इस क्लास का मोटिव यूपीएससी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यूपीएससी ही करो या स्टेट पीसीएस के लिए। इस क्लास का मोटिव हर एग्जाम को लेकर रहेगा जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री की डिमांड रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में। देखो, सबसे पहले सवाल तो यही रहता है, कभी कभी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई भारत में यूरोपीय जो कंपनी आई थी उनका कालक्रम क्या है। मतलब उनको सीरियल से लगाने के लिए पूछ लेगा आपसे कि भाई इनका क्रम निर्धारित कर दीजिए। तो ऐसा थोड़ी है कि कभी आप अंग्रेज को पहले लगा दो, डच को पहले लगा दो, ऐसा नहीं। एक सही कालानुक्रम क्या है कि सबसे पहले इंडिया में जो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आए थे आपके पुर्तगाली। 1498 से यह सिलसिला शुरू हुआ था, है ना, वास्को डे गामा के साथ। लेकिन उससे पहले भी थोड़ी कहानी है। ऐसा नहीं था कि यूरोपीय जो कंपनी भारत में आई उनमें वास्को डे गामा ही पहला व्यक्ति था जो इंडिया की तरफ आया। उससे पहले कई प्रयास किए जा चुके थे, जिसमें इंपॉर्टेंट एक सबसे पहला प्रयास हुआ था 1487 में बार्थोलोम्यू के द्वारा। पहला प्रयास, फर्स्ट, यानी कि पहला, फर्स्ट ट्राई किसने की थी, या फिर हम इसको कह सकते हैं पहला प्रयास। पहला प्रयास किस पुर्तगाली के द्वारा हुआ था? उसका नाम था बार्थोलोम्यू। ठीक है, इसने यह प्रयास कब किया था? 1487 के आसपास। मेरी बात को समझ रहे हैं? इसने यह प्रयास कब किया था? 1487 के आसपास। लेकिन आपको यह मैं बता दूं कि जब यह इंडिया आ रहा था, तो वर्ल्ड मैप को थोड़ा देखेंगे, आज की स्थिति को देखेंगे वर्ल्ड मैप के, तो इसको इंडिया आने के लिए या तो ग्रीस, यूनान होके जाना पड़े। एक तो रास्ता वो था जो पहले से ही भारतीयों के लिए या मतलब अरबियों के लिए, जो अरबी व्यापारी हुआ करते थे उनके लिए खुला हुआ था, वेनिस रोम वाला जो रास्ता था। उसके बारे में हम भविष्य में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये समझो कि ये जब आ रहा था इंडिया, तो इसको अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना था। क्योंकि अगर इसे इंडिया आना था तो ऑब्वियसली अटलांटिक महासागर में उतरना ही पड़ेगा। और अटलांटिक महासागर के दक्षिण में होते हुए यह व्यक्ति कहां पहुंचेगा? अफ्रीका के सबसे दक्षिणी पॉइंट पे, सबसे सदर्न पॉइंट पे, जिसको आप वो लोग बोलते हो केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हो? केप ऑफ गुड होप। इसको मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं, है ना, केप ऑफ गुड होप। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब आप वर्ल्ड मैप पढ़ोगे तो समझ में आएगा केप क्या होता है। ठीक है, तो अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु है आपका, वहां पे ये वहां तक पहुंचता है, लेकिन ये आगे बढ़ नहीं पाता और वापस ये अपने देश चला जाता है। इसका प्रयास ये असफल माना जाएगा। फिर अगला प्रयास करेगा कौन? 1498 में कौन प्रयास करेगा? वास्को डे गामा। पहले तो एक सवाल था, देखो, कई जगह मैंने क्या सुना है कि सबसे एक सवाल पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की थी। क्या सवाल किया जाता है कि भारत की खोज किसने की थी? फिर आंसर क्या मिलता है? सर 1498 में पुर्तगाली एक नाविक हुआ करता था जिसका नाम था वास्को डे गामा, उसने भारत की खोज की थी। अरे भाई, क्या बोल रहे हैं आप? हो ही नहीं सकता। भारत की खोज क्या मतलब? भारत कोई गुमनाम था? भारत तो सदियों से एग्जिस्ट करता था भाई। भारत तो युगों से एग्जिस्ट कर रहा है। भारत के साथ तो ऐसा नहीं है कि पहली बार व्यापारी आ रहे हैं। ये अरबों के साथ पहले से ऑलरेडी व्यापार चलता था। भारत कोई गुमनाम देश नहीं था जो भारत की खोज की जाएगी। एग्जैक्टली सही क्वेश्चन क्या होना चाहिए पता आपको? कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? समझ रहे हैं आप मेरी बात? यूरोप से जो भारत का समुद्री मार्ग था उसकी खोज किसने की थी। ऐसा नहीं है कि भारत की खोज किसने की थी। तो तीर को थोड़ा सीधा कर लें आप। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डे गामा। मतलब किसने की थी? वास्को डे गामा ने। तो मैं यहां पे लिखता हूं
दूसरा प्रयास, सेकंड ट्राई। सेकंड ट्राई कौन कर रहा है दोस्त? दूसरा प्रयास करेगा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। और इस व्यक्ति ने ये जो प्रयास किया था वो 1498 में किया था। कब किया था दोस्त? 1498 में। मेरी बात समझे आप या नहीं समझे? तो भारत की खोज नहीं दोस्त, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? देखो, कहानी को थोड़ा समझना पड़ेगा बैकग्राउंड में जाके। तो आपको पुनर्जागरण, रेनेसा जिसको बोला जाता है, ऑटोमन साम्राज्य का थोड़ा सा स्टेट आपको समझना पड़ेगा क्या है। तो वो जब भी कभी अभी मैं आगे क्लास कराऊंगा तो इन सारी कहानी को समझाऊंगा, कहानियों को। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, इसका कारण ही उपनिवेशवाद था। यूरोप में पुनर्जागरण का आना ही भारत में यूरोपीय कंपनी के आने का कारण बना था। मैं कभी आगे क्लास में समझाऊंगा, फिलहाल तो मैं बेसिक चीजें आपको समझा रहा हूं कि सेकंड ट्राई किसने की थी भाई? वास्को डिगामा ने 1498 में की थी। इज दैट क्लियर? बात को समझ रहे हो आप? मेरी बात क्लियर हो रही है बात? अब देखिए, यहां तक आप समझिए। मैं फिर से आपको यहां दिखा देता हूं, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक मिनट। देखिए, अब मैं आपको यहां पे लिखता हूं कि देखो, फर्स्ट ट्राई किसने की? पहला प्रयास सर 1487 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? बार्थोलोमेव के द्वारा। चलो, मैंने आपकी बात मान ली, ठीक है, मान लू ना। चलिए, और कहां तक पहुंचा था ये? अफ्रीका में एक जगह है, ऑब्वियसली अफ्रीका नहीं कहो आप, साउथ अफ्रीका कहो, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। दूसरी ट्राई जो होगी, सेकेंड ट्राई जो की गई, वो किसके द्वारा किया गया प्रयास? 1498 में। किसके द्वारा? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। और ये कहां पहुंचेगा? तो सक्सेसफुली इंडिया पहुंचेगा, लेकिन कहां थोड़ा भी देखते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो वास्को डिगामा इंडिया के लिए जब चला था, तो मान लो ये आपका पुर्तगाल है, और ये कहां जाना चाह रहा था भाई दोस्तों? इंडिया जाना चाह रहा था। कहां जाना चाह रहा था? इंडिया, ठीक है। जब ये इंडिया जाना चाह रहा था तो इसको रास्ते में, अब ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में पहुंच जाएगा, इसको टोटल इंडिया पहुंचने में कितने दिन लगे? 19 डेज। लगभग लगभग देखा जाए तो 3 महीने की इसने यात्रा को पूरा किया था, पुर्तगाल से लेकर भारत तक। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आप यहां पे कहानी को समझो, थोड़ा सा छोटा सा मैं आपको बना के दिखाता हूं, ऐसा उस पर कोई वो नहीं है। ये देखिए, ये जब इंडिया आ रहा था, ये जब इंडिया आ रहा था, तो आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि जब इंडिया आ रहा था तो समुद्र के रास्ते से आ रहा था। अब ऐसा तो है नहीं कि समुद्र में माइलस्टोन लगे हुए थे कि भैया दिल्ली 200 किलोमीटर, कानपुर 250 किलोमीटर, इतना ये किलोमीटर। वहां तो कोई ऐसा आइडिया था नहीं, कंपास के बेसिस पे चल रहे थे, और उतना ज्यादा हम उस समय कंपास के मामले में एडवांस भी नहीं थे। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ये, कई किताबों में ऐसा दिया है, कई किताबों में नहीं दिया है, लेकिन मैं अपना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो एक भटकने की स्थिति में था। अटलांटिक महासागर से जब निकल के हिंद महासागर की तरफ पहुंचा तो ये भटकने की स्थिति में था। लेकिन यहां पर इसे एक व्यक्ति मिलता है, अब्दुल मुजीद। क्या नाम था? अब्दुल मुजीद। ये बेसिकली गुजरात का व्यापारी था। इसकी मदद से ये 19 डेज यानी कि 90 दिन की यात्रा पूरी करके, अब तुम सोचना, वो यहां से आ रहा है, वो यहां से आ रहा है वास्को डे गामा। अब ऑब्वियसली इसे एक छोटा रास्ता पड़ेगा तो यहां कहीं पहुंचेगा, ये इंडिया में यहां कहीं पहुंचेगा। अब ऐसा तो है नहीं, अब तुम इसे ऐसा हिमालय पहुंचा दोगे क्या? भाई समंदर के रास्ते आ रहा है तो समंदर के रास्ते ये कहां तक आ सकता था? गुजरात तक आ सकता था। लेकिन ये कहां पहुंचा? केरल पहुंचा। और केरल में जिस पोर्ट पे उतरा, जहां ये उतरा, जिसको आप बंदरगाह भी कह सकते हो, उसका नाम था कालीकट। कहां उतरा ये? कालीकट। मैं लिख देता हूं यहां, ये कालीकट पे उतरता है। कहां पे उतरा? कालीकट पे उतरा।
मेरी बात को समझ रहे हो? अब देखो कई सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आए होंगे कि भारत की खोज नहीं की गई थी, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, वास्को डे गामा ये सेकंड ट्राई था 1498 में, है ना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मैसेंजर, या मतलब मैं अभी बताऊंगा, मैसेंजर बन के आया ये, और ये 19 डेज की यात्रा करके अब्दुल मुजीद की सहायता से ये कहां पहुंचता है? केरल में पहुंचता है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अब एक सवाल और पैदा होता है दोस्तों कि ये इंडिया करने क्या आया था। ऑब्वियसली एक सवाल है यार, जनरली आता है दिमाग में, मतलब अकेला आदमी आया, दो आए, चार आए, ये करने क्या आए थे? तो आप सब लोगों ने रामायण देखी है कभी? देखी होगी। उसमें आपने देखा होगा कि हनुमान जी जो थे लंका गए थे। क्यों गए थे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सीता का पता लगाने गए थे। नहीं भाई, कैसे हो सकता है यार? श्री राम को तो माता सीता का पता पहले से ही था यार, कि रावण की लंका में है सीता, तो पता लगाने की तो सूरत ही पैदा नहीं होती। तो हनुमान जी को जो भेजा गया था एग्जैक्टली इसलिए भेजा गया था कि आप लंका जाइए, रावण की शक्तियां क्या हैं, रावण की कमजोरियां क्या हैं, इन सब चीजों का पता लगा के आइए, क्योंकि दुश्मन पे आक्रमण करने से पहले उनकी शक्ति और कमजोरी दोनों को पता लगा लेना चाहिए। एक बुद्धिमान शत्रु की या बुद्धिमान व्यक्ति की यही विशेषता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वास्को डिगामा यहां पे वही रोल प्ले कर रहा है। वो भारत में जब आया, तो भारत में आने का कारण मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर व्यापार की संभावनाओं को तलाशने के लिए आया था। वो क्यों आया यहां? व्यापार की संभावनाओं को तलाशने के लिए आया था कि भारत में क्या परिस्थितियां हैं व्यापार की, किस तरीके से ट्रेड किया जाए, किस चीज का किया जाए, क्या कंडीशन है। देखो बिना कंडीशन जाने तो यार तुम, ऐसा है नहीं कि कहीं जाके तुम व्यापार करना शुरू कर दो। तुम मान लो एक जूस की दुकान खोलना ही चाहते हो ना, तो पहले दो चार चीजें सोचोगे, दुकान कहां ली जाए, लोकेशन क्या होगी, कितने कस्टमर्स आने की संभावना है, सारी चीजों पे पहले प्लान करोगे। ऐसा तो है नहीं कि कूद जाओगे सीधे। तो सेम यहां पे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने वास्को डे गामा को 1498 में भेजा था। इसके दो कारण थे। पहला तो यही था कि अगर भारत पहुंच जाओ भाई, तो वहां की परिस्थितियों को समझो क्या है, और दूसरा यह है कि आप पहले तो भारत जाने का रास्ता ही खोज लो कि कहां होके और किस रूट से जाना है, और वास्को डे गामा उसमें सफल होता है। बात समझ में आई मेरी? वास्को डे गामा उसमें सफल होता है। तो वास्को डे गामा कहां पहुंचा? कालीकट। क्लियर? देखिए भाई, कालीकट में ऑलरेडी अरब के लोग यहां ट्रेड कर रहे थे पहले से। कौन लोग व्यापार कर रहे थे यहां पे? अरब के लोग पहले से व्यापार कर रहे थे, जो अरबी व्यापारी थे। ठीक है, अरब के लोग यहां पहले से ट्रेड कर रहे थे। अब जब ये अरब के लोग यहां ट्रेड कर रहे थे, तो ऑब्वियसली एक बात सोचो कि कोई व्यापारी है, किसी जगह पे व्यापार कर रहा है, और आप वहां पे अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो व्यापारी पहले से वहां व्यापार कर रहा है, क्या उसे अच्छा लगेगा कि एक मेरा कॉम्पिटिटर आ जाएगा यहां पे, तो उसके व्यापार में कहीं ना कहीं कमी होगी या नहीं होगी? कोई नहीं चाहेगा। तो ऑब्वियसली जो अरब के व्यापारी थे, जो अरब के व्यापारी थे, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे, या वो कभी चाह ही नहीं सकते, क्योंकि इसके पीछे और भी कहानी है। जब मैं रोम और वेनिस की कहानी समझाऊंगा कि किस तरीके से इंडिया आने का वो रूट बंद हुआ था, जिसकी वजह से ये दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। तो वास्को डे गामा जब इंडिया आया, उसे यहां पे केरल में कालीकट पे, यहां पे अरब के व्यापारियों का गुस्सा झेलना पड़ा, मतलब विरोध झेलना पड़ा, आप ये कह सकते हो। तो एक बार क्वेश्चन था भी ये पेपर में इसी तरीके से कि जब वास्को डे गामा भारत आया था, तो किस समुदाय ने या किसने वास्को डे गामा का विरोध किया था? तो वो अरब के लोग थे। कौन थे? अरब के लोग। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, इस समय एक और कलेश चल रही थी, और वो कहानी क्या थी कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का आपस में डिस्प्यूट भी चल रहा था इस समय। विजयनगर साम्राज्य आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूं, कृष्णदेव राय वगैरह ये शासक जो थे, इनके बीच में एक डिस्प्यूट भी चल रहा था, जिसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब पुर्तगाली जो मतलब जो गवर्नर बन के आएगा, उसको इसका नुकसान उठाना भी पड़ेगा। तो एक बात सोचिए आप, जब ये कालीकट पहुंचा, लगभग लगभग मेरा मानना यह है कि ये 3 महीने के आसपास रहा यहां पे।
कितने महीने? 3 महीने के आसपास रहा। पूरी कंडीशंस को समझा, पूरी बातों को समझा, पूरी स्थितियों को इसने अपने दिमाग में कंडीशंस को बनाया कि क्या है, क्या मुझे यहां से समझ के जाना है, क्या परिस्थितियों को समझ के जाना है, वो सारी चीजें इसने अपने यहां पे कलेक्ट की। अब देखो, व्यापारी तो व्यापारी है, खेल देखो। जब ये 3 महीने बाद वापस लौटा, जब ये 3 महीने बाद वापस लौटा तो कलेश क्या थी? देखिए, जब ये अभी क्या था, 1498 में ये इंडिया से चला, और इंडिया से कहां जाना है इसको? पुर्तगाल जाना है। कहां जाना है? पुर्तगाल जाना है। और रह कहां रहा था ये? केरल में रह रहा था। तो आप तो जानते ही हैं भाई, केरल आज भी मसालों के लिए फेमस है। हालांकि मध्य प्रदेश का नाम अग्रणी है मसालों के मामले में, लेकिन कभी केरल भी था। तो केरल मसालों के लिए फेमस है। तो ऑब्वियसली यार, मतलब आप कहीं जाओगे तो जिस जगह पे जाओगे वहां की तो फेमस कोई चीज लेके आओगे। अभी मान लो आगरे गए आप, तो आगरा से क्या लाओगे अपने फैमिली के लिए? बेसन के लड्डू तो नहीं लाओगे ना। क्या लाओगे? वहां का फेमस क्या है? पेठा। अभी मैं मान लो मथुरा गए आप, तो क्या लाओगे? पेड़ा। अलीगढ़ गए तो ताले। मतलब जो जहां की फेमस चीज है वही तो लेके आओगे। अभी ये व्यक्ति केरल से क्या लेके चलता है? मतलब केरल से क्या लेके चलता है? केरल की तरफ मसाले। क्या लेके चला भाई? मसाले लेके चला, क्योंकि केरल के फेमस है। व्यापारी तो फिर व्यापारी है भाई, व्यापारी तो फिर व्यापारी है। कैसे? तुम ना 10 किलो पेठा ले आओ अपने घर, आगरे से ले आए। अपने क्या करोगे? फ्रिज में सजा के रख दोगे उसे उसे भाई खाना है मेरे को तो, खाना है मेरे को तो। लेकिन व्यापारी आदमी होगा, पता क्या करेगा? 10 किलो पेठा लाएगा 20 रुपए किलो में, और मतलब अपने घर पे आके जहां वो रह रहा है, हो सकता है उसे 25 या 30 रुपए किलो में बेचे। व्यापारी आदमी है, मुनाफा तो कमाएगा। तो इस व्यक्ति ने जब ये मसाले लेकर इंडिया से वापस पुर्तगाल पहुंचा, तो पता है कितने दामों पर उस मसालों को बेचा? इसकी यात्रा के दौरान, इसके खाने पीने में, इसके जितना भी खर्चा इन दिनों में हुआ इंडिया आने में, उसके टोटल 60 गुना दामों में, 60 गुना दामों में उन मसालों को बेच दिया दोस्तों। मतलब देख रहे हो यार, अलग अलग लेवल का। अकेला आदमी देख रहे हो कितना प्रॉफिट लेकर चला गया? 60 गुना। सोचो कंपनी आएगी तो क्या ही करेगी, सोच लो आप। 60 गुना दामों में बेच दिया भाई। मतलब अगर ऑब्वियसली अगर आप देखो कि 100 रुपए का इसका खर्चा हुआ होगा, तो इसने इसके 60 गुना दामों में बेच दिया, तो लगा लो कितना होगा? 6,000 रुपए में बेच दिया भाई। इतना ही होगा ना? हाँ, 6,000 रुपए में। तुम सोचो कितना बेनिफिट लेके गया है। व्यापारी है भाई। माइंडसेट देख रहे हो अगले आदमी का? माइंडसेट देख रहे हो आप अगले आदमी का? कितना भयंकर माइंडसेट है कि मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा। एक बार देखो, इतिहास पढ़ने की सबसे बड़ी तरीका क्या है, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की, कि हमेशा आपको इतिहास में डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। और जब तक आप डॉट्स को कनेक्ट नहीं करोगे, इतिहास समझ में नहीं आएगा भाई। आप डॉट्स को कनेक्ट करिए कि पहला प्रयास 1487 में किया गया, लेकिन केप ऑफ गुड होप तक वो प्रयास सफल रहा, बस उसके आगे वो असफल रहा। अगला प्रयास 1498 में वास्को डे गामा के मतलब साथ किया गया। वास्को डे गामा 1498 में 90 दिन की यात्रा पूरी करके कालीकट केरल पे पहुंचता है। ठीक है, वहां पे उसे अरब के लोगों का विरोध का सामना करना पड़ता है। 2 से 3 महीने वहां रहता है, वापस जाता है सारी परिस्थितियों को समझ के कि क्या व्यापार की परिस्थितियां हैं भारत में। मेरी बात समझ रहे हैं? और वहां से लेके क्या जाता है? मसाले। और मसालों को वो कितने दामों पे बेच देता है? जिसका उसका आने जाने में जो भी खर्चा हुआ है, उसके 60 गुना दामों में बेच देता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी या नहीं समझ रहे? पहली यात्रा थी। अब इसने क्या किया होगा? इसने क्या किया होगा कि वहां पे पुर्तगाल में जाके अपनी गवर्नमेंट को बताया होगा कि भाई खुद मुझे देख लो तुम, 60 गुना मैंने मुनाफा कमा लिया। और भी बहुत सारी बातें बताई कि भाई भारत में परिस्थितियां नेगेटिव कम पॉजिटिव ज्यादा है। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी हमें, ऐसा नहीं है कि हमें जाते ही आसान रास्ता मिल जाएगा। थोड़ी सी हमें परेशानियां होंगी जरूर, लेकिन
ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है, हम लोग व्यापार के लिए जा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हम लोग जा सकते हैं व्यापार के रूप में, ठीक है। अब क्या हुआ, एक मिनट, 1498 के बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा जाता है सन 1500 ईस्वी में, ठीक है। कौन से सन में? और इसमें गवर्नर बना के भेजा जाता है अल्वारेज को, अल्वारेज, ठीक है। गवर्नर मतलब इसको, भाई अब देखो एक बात बताओ, कोई टीम भेजी जा रही है, अभी तुम क्रिकेट भी देखते हो, टीम भेजी जाती है तो बिना कैप्टन के भेजी जाती है क्या? कैप्टन तो बना के भेजा ही जाता है कि भाई उसको कंट्रोल कर पाए टीम को पूरी को। जब तेरे बड़े जहाजों का बेड़ा आ रहा है भाई, कोई छोटा मोटा मतलब बेड़ा नहीं आ रहा, तेरे बड़े जहाजों का बेड़ा आ रहा है 1500 में, इंडिया आ रहा है, तो उस पूरे में कितने व्यापारियों का समूह होगा, उन सबको कंट्रोल करने के लिए भाई एक कैप्टन की जरूरत होगी या नहीं होगी? तो ऐसे कैप्टन तो नहीं बोलेंगे, अब गवर्नर बोलेंगे। तो उस समय जो गवर्नर अल्वारेज बन के आया, लेकिन उसकी कोई खास उपलब्धि ऐसी थी नहीं, ऐसी कोई खास उपलब्धि थी नहीं, क्योंकि उसके सामने कई समस्याएं आई कि उस समय अरबों के विरोध का भी सामना उसे करना पड़ा। इसके अलावा बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का जो संघर्ष आपस में चल रहा था, तो उसका भी बड़ा नुकसान इनको उठाना पड़ गया, है ना। उनका भी बड़ा इसे नुकसान उठाना पड़ा उस चीज का। लेकिन सबसे सबसे तो नहीं कह सकता, इसके सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर तो डुप्ले भी आएगा बाद में, लेकिन इसके बाद अल्वारेज के बाद सन 1505 में, सन 1505 में जो गवर्नर था, इट इज कॉल्ड कौन? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ठीक है। इस आदमी को गवर्नर बनाया, क्लियर? इस आदमी को गवर्नर बना दिया जाता है 1505 के आसपास। और देखो इन्होंने एक और कहानी है कि इन्होंने पहली फैक्ट्री, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यार, मतलब ज्यादा बुद्धि को ओपन रखो, बुद्धि को खुला रखो, कि भाई सवाल ये बनता है कि इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां खोली पुर्तगालियों ने, तो अभी इसमें दिमाग क्या लगाना भाई, जहां पे वास्को डी गामा आके गया है, दोबारा से फिर वो आया है, फिर अपने टीम के साथ आया है, तो अब अफगानिस्तान में तो फैक्ट्री बनाने की सलाह नहीं देगा ना वास्को डी गामा। भाई जहां आया है वो, जहां उसे अनुभव है उन्हीं चीजों का, वही उन्हीं परिस्थितियों को समझा है, वहां के लोगों को समझा है। वहां के राजा जमोरिन, एक हिंदू राजा हुआ करता था जमोरिन, उसके साथ भी संपर्क, मतलब जो उनके संबंध थे पहले डिस्प्यूटेड रहे, बाद में ठीक हुए। तो फैक्ट्री कहां खुलेगी यार, सोचने वाली बात है, अफगानिस्तान में नहीं ना। फैक्ट्री कहां खुलेगी भाई? कोची केरल में ही खुलेगी, कालीकट के आसपास। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? फर्स्ट फैक्ट्री, और यहीं से कनेक्ट करता हूं 1505, और कहां पे खोली? कोची में। इज दैट क्लियर? कहां पे खोली इन्होंने पहली फैक्ट्री? कोची में खोली। सब कुछ ठीक चल ही रहा था, परिस्थितियां ऐसी कुछ बनती चली गई कि जो राजनीतिक संघर्ष था, जो भारतीय राजाओं का आपस में जो राजनीतिक संघर्ष था, उस संघर्ष की उपज ये हुई, उस संघर्ष का परिणाम ये हुआ, उस संघर्ष का रिजल्ट ये हुआ कि 1510 में, मैं यहां लिखता हूं 1510 में, जो पुर्तगाली सेना का कमांडर था अल्बुकर्क, क्या नाम था दोस्तों? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने, बीजापुर का शासक हुआ करता था, बीजापुर, ये आदिल शाही मतलब है ना, तो उनका ये साम्राज्य हुआ करता था, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, ये 5 शाही थे, ठीक है। तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक से क्या किया कि गोवा छीन लिया। क्या छीन लिया? मतलब कूटनीतिक और युद्ध रणनीतिक तरीके से क्या छीन लिया? गोवा छीन लिया बीजापुर के शासक से। किसने? सेना के कमांडर अल्बुकर्क ने। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी भाई, मतलब उनके लिए
हमारे लिए नहीं। तो गोवा को छीन लिया बीजापुर के शासक थे, मतलब शासक से। उस समय तो हालांकि गोवा को अगर आप देखो तो गोवा सिर्फ एक गांव की फॉर्म में ही था, लेकिन इन पुर्तगालीज ने उसको बहुत अच्छे से डेवलप किया और डेवलप करने के बाद आधुनिक गोवा बनाया जो आज आपको दिखता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो एक क्वेश्चन होता है कि गोवा को आधुनिक गोवा बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो पोर्चुगल्स को जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? पुर्तगालियों को जाता है। और एक और चीज है कि ये वो पुर्तगाली थे जो भारत में आए तो सबसे पहले थे, 1498 में आए तो सबसे पहले थे और गए सबसे बाद में थे। और इनको गोवा से निकालना बड़ा मुश्किल काम हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके लिए ऑपरेशन विजय चलाया था, तब इन पुर्तगालियों को अपने गोवा से खदेड़ के बाहर किया था, जा भी नहीं रहे थे। तो आए सबसे बाद में, मतलब सबसे पहले थे और सबसे बाद में गए। गोवा से इनको खदेड़ा गया ऑपरेशन विजय के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय होम मिनिस्टर थे, तो उनके इस ऑपरेशन ने इनको बाहर फेंका निकाल के। लेकिन जाते जाते गोवा को आधुनिकता तो जरूर दे गए। आज गोवा में जो आपको वेस्टर्न कल्चर दिखेगा, मतलब अगर पूरे इंडिया में मैं देखूं तो गोवा इज द मोस्ट पॉपुलर, गोवा सबसे ज्यादा पॉपुलर है वेस्टर्न कल्चर के मामले में। आपको जगह जगह गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे आपको दिख जाएगा। गोवा में आज भी वेस्टर्न कल्चर जो देन है वो पुर्तगालियों की देन है। और तुम कभी, आप लोग अगर पुर्तगाल मतलब सॉरी गोवा गए हो तो देखोगे कि गोवा का जो मेन स्टेशन है, जो रेलवे स्टेशन है, उसका नाम भी वास्को डी गामा ही है ना? तो ये थोड़ा सा एक शॉर्ट विषय है, मैंने आपको समझा दिया। एक तरीका आपको समझ में आएगा कि ऑब्वियसली क्या तरीका है, किस तरीके से हम लोगों को हिस्ट्री को पढ़ना है। क्योंकि जब तक डॉट्स कनेक्ट नहीं होंगे, हालांकि ये बीच में से उठाया हुआ एक टॉपिक है, जब शुरुआत आपकी ऑटोमन साम्राज्य रोम वेनिस से होगी, थोड़ा पुनर्जागरण का भी चर्चा हम करेंगे इन डिटेल, तो समझ में आएगा कि क्यों यूरोप में उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की नींव जमी, जिसका खामियाजा हम भारतीयों को भी भुगतना पड़ गया। और भारतीयों को ही क्या, एशिया को भी भुगतना पड़ा, साथ साथ अफ्रीका को भी इसका रिजल्ट भुगतना पड़ा। तो बहुत चर्चा का विषय है। जब वो वहां से डॉट कनेक्ट, मतलब कनेक्ट होते आएंगे कि यूरोप में पुनर्जागरणवाद आया, फिर उसके बाद साहित्य का पुनर्जागरण क्या था, कैसे था, तो उन सब चीज़ों को समझोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज आपको ये थोड़ा बहुत एक बेसिक समझ में आया होगा, कुछ फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे। ओके, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास जब होगी तो बिल्कुल शुरू से इस कहानी को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।